लॉट्स ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज सेशन, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे मार्केट चैप्टर, जो कि काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट यस वी विल ट्राई कि हम लोग 1 घंटे में कवर कर पाए। इस पर्टिकुलर चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट एक तरफ होगा एक वीडियो में, और जो थर्ड यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, सो दैट दोनों वीडियोस का मिला के वी विल ट्राई कि 1 घंटे में आपका कवर हो सके। अब सबसे पहले मार्केट चैप्टर। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट यानी कि एक ऐसा प्लेस है जहां पर 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, जो कि कौन से 5 एलिमेंट्स है? बहुत सारे बायर्स सेलर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट सर्विसेज, बार्गेनिंग फॉर प्राइस, नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन एंड वन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ गिवन टाइम। यानी कि कौन कौन सी चीजें ध्यान से, इस 5 एलिमेंट में से कोई भी 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट आपको डालेंगे और फिर फोर्थ वन विल बी द समथिंग डिफरेंट, या फिर फोर्थ विल बी द ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा। तो मार्केट यानी कि क्या? एक वर्चुअल प्लेस हो सकता है, कोई फिजिकल प्लेस हो सकता है, जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं जो एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे या एक डिसाइडेड प्राइस पे डिसाइड करते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस यानी कि बार्गेन करके डिसाइड करेंगे वो जो भी प्राइस है उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का, अकॉर्डिंग टू द जो भी मार्केट कंडीशंस में वो इस वक्त है, राइट। ये 5 एलिमेंट्स होने जरूरी है। अब मार्केट जो है वो क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ कंपटीशन। ये जो टाइप्स है इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट दिया था, उतना ही बहुत शॉर्टली देखना है, क्योंकि इसमें जो थर्ड यूनिट है वो उस पर तो क्वेश्चन पक्का आना है। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट है उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक आध दो क्वेश्चंस इसमें भी आपको ठीक से करने हैं, मतलब एक आध दो क्वेश्चंस आ सकते, तो वो भी आपको ठीक से आने चाहिए। इसीलिए जो अगले जो 6 क्लासिफिकेशंस दिए हैं उसके बेसिस पे मार्केट का मतलब क्या है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 4 तरीके के मार्केट्स है। 1 इज लोकल, ऑलरेडी आपका चार्ट आपके सामने होना चाहिए। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें 4 पार्ट्स है। कौन से? फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ लोकल मार्केट्स, दूसरा रीजनल मार्केट, थर्ड इज नेशनल मार्केट एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल मार्केट। पहला जो है लोकल मार्केट इज नथिंग बट जो आपके रिजिम में, मतलब आपके जो भी एरिया है, लोकेलिटी है, नियर बाय प्लेसेस में जो होता है वो होता है लोकल मार्केट, जहां पर बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती नहीं है। दूसरा होता है रीजनल मार्केट। रीजनल यानी कि क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर, राइट, जो भी आपके नियर बाय लेवल पे सैलून्स होंगे या फिर जो भी आपके नियर बाय जगह पे जो लोग होते हैं विद इन 20 किलोमीटर्स, मैक्स टू मैक्स बहुत हो गया, वो विद इन अ सिटी और समथिंग, आप बोल सकते हो लोकल मार्केट है। रीजनल मार्केट यानी कि थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया, जैसे कि स्टेट वाइज आप बोल सकते हो, यू मे एलैबोरेट इट एज स्टेट वाइज, ये एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते, बट हाँ वाइडर रेंज होता है एज कंपेयर टू द लोकल मार्केट्स, जहां पर जो डिमांड होते हैं वो मतलब ऐसा होता है कि आप बोल सकते हो कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट तक भी पहुंच सकते हो। तीसरा होता है ऑल अक्रॉस द नेशंस, मतलब क्या? नेशनल लेवल पे जो मार्केट है पूरा ऑल ओवर इंडिया, आप कोई भी स्टेट में, कोई भी कंट्री के कितना भी दूर आप यहाँ पर इंडिया के, लेकिन इंडिया की टेरिटरी में ही आप जो है वो यहाँ पर क्या करोगे, आप चाहे तो वहां पर आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी मार्केट है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर इंटरनेशनली आप एक्सचेंज करोगे। जैसे हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं वो बाहर से इंडिया में लेके आते हैं, या फिर गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो सारी चीजें आएंगी आपकी इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद आएंगे ऑन द बेस ऑफ टाइम। पहला हो गया ज्योग्राफिकल एरिया, सेकंड इज, उसमें 4 थे। उसके बाद आएंगे, पहला कौन सा था? ज्योग्राफिकल एरिया वाइज था जिसमें 4 थे। अब आएंगे हम लोग टाइम वाइज। टाइम में 3 तरीके से डिवाइड किया है, 3 नहीं 4 है। 4 यानी कि कौन से 4 है? वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट यानी कि क्या? जो यूजुअली जो 1-2 डेज में जो पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं उनके लिए होता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वेरी शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू अ पीरियोडिकली द सप्लाई, जहां पर सप्लाई फिक्स्ड होता है। ये एग्जाम में पूछते हैं, ये ध्यान से समझना। जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड है जहां पर सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है एंड वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो सकता, एंड फर्दर टॉप ऑफ दैट ये काइंड ऑफ अ पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट पे। शॉर्ट पीरियड यानी कि थोड़ा सा आपके वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होगा, जहां पर क्या होगा, ध्यान से समझो, यहां पर आपका जो सप्लाई होगा, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सप्लाई से रिलेटेड जो लाइन है,
पहले जो था वेरी शॉर्ट में, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई फिक्स्ड है, उसके बाद जो शॉर्ट पीरियड है यहाँ पर सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ आउटपुट में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एट अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, यहाँ पर आप लोग सप्लाई जो है या फिर आउटपुट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, बट कैसे करोगे, बिकॉज वन वेरिएबल फैक्टर जो है वो चेंज होने की वजह से आप कर सकते हो, बट ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो लॉन्ग पीरियड है, जहां पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी। मतलब यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है सप्लाई पे, आपका सप्लाई जैसे डिमांड होगा वैसे एडजस्ट अपने आप होगा। सप्लाई में फुल्ली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड कंडीशन। एंड ये जो लॉन्ग रन होता है, यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस इज नथिंग बट जो डिमांड सप्लाई फोर्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम लोग नॉर्मल प्राइस भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ही वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, बहुत लॉन्ग पीरियड होगा। और ये सिर्फ आपका कुछ जो आपके बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ फैक्टर्स नहीं होंगे, यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल के, इंडिया लेवल के जितने भी फैक्टर्स है वो भी सारे इंपैक्ट करेंगे। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ चाइना, उस पॉपुलेशन ऑफ चाइना का इंडिया पे क्या असर है, या फिर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर सेक्युलर पीरियड में। तो ऑन द बेस ऑफ टाइम अगेन 4 चीजें थी। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन 2 है, इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था हमने। 1 इज स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, जहां पर आप ऑन द स्पॉट आपके जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करते हो, आपने कैश दिया और सिक्योरिटी ले ली, दिस इज नथिंग बट योर कैश मार्केट या फिर स्पॉट मार्केट। एंड द सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट और द फ्यूचर मार्केट, यानी कि क्या, इस मार्केट में आप लोग फ्यूचर ट्रेड का ट्रांजैक्शन आज ही करते हो, दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड और द फ्यूचर मार्केट। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रॉमिस टू पे और डिलीवर द गुड्स एट सम फ्यूचर डेट पे आप लोग डिलीवरी करने वाले हो, जो भी आप लोग मतलब मे बी इट कुड बी अ गुड्स, इट कुड बी अ फॉरेन करेंसी, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये हो गया आपका ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आता है ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे मार्केट जहां पर कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला या कंट्रोल करने के लिए कोई तो है, वो होते हैं आपके रेगुलेटेड मार्केट। एंड अनरेगुलेटेड मार्केट यानी कि वीकली बाजार जो होते हैं, या मतलब मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया था कि अनरेगुलेटेड मार्केट कैसे होते हैं, तो आप लोग को समझ गया होगा। जहां पर कोई आपके ऊपर नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कहीं पर भी ट्रेस नहीं होता है, वो होता है अनरेगुलेटेड। ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पे होलसेल मार्केट होता है, रिटेल मार्केट। होलसेल जो हम लोग लेमन लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं होलसेल रिटेल, वही इसका मतलब है। जहां पर बल्क में लार्ज में क्वांटिटीज को बाय सेल किया जाएगा वो होलसेल मार्केट। रिटेल यानी कि यूजुअली B2C मार्केट होता है, जहां पर डायरेक्टली कस्टमर एक चीज 2 चीजें ऐसे लेके जाते हैं, वो कोई ऐसा क्या बोल सकते हो आप, ऐसे एकदम बल्क में चीजें कोई बाय नहीं करता, डेली यूज की भी नहीं करता। इवन टीवी, रेफ्रिजरेटर्स अगर ऐसा कोई है तो बिजनेस पर्सन जो होता है वो होलसेल मार्केट से बाय कर सकता है, बट वही हम लोग जो है वो कस्टमर्स है तो हम लोग रिटेल मार्केट से बाय करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब आते हैं ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन 2 तरीके से डिवाइड किया है, 1 इज परफेक्ट एंड परफेक्टली कंपटीशन, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। अब परफेक्टली एंड इम्परफेक्टली में कैसे बाइफिकेशन किया है ये ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन, ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन 2 है, एक है परफेक्टली एंड दूसरा है इम्परफेक्टली। अब इसी परफेक्टली में आप लोग किसकी बात करोगे, परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे हम लोग, परफेक्ट कंपटीशन की एंड मोनोपोली की। अब आप चाहो तो मोनोपोली जो है वो ऐसा भी लिख सकते हो, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, एंड देन बीच में आएगा इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, या जितने भी बाकी के हैं मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। आपके सिलेबस में तो सिर्फ 2 ही है और एंड में आपको बस डेफिनेशंस दी है कुछ, एंड में सिर्फ कुछ और जो मार्केट के टाइप्स है उनके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, तो आपको वो ढंग से एक बार करके जाना है। तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हो। अब इसके जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन है वो हम लोग को देखने हैं नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो उसमें, एंड उसमें जो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको।
एंड जो आपको समझना है वन बाय वन, ये 4 जो मार्केट्स है इनका बेसिक में इन्होंने यहाँ पर समरी दिया जरूर है, लेकिन मैं इस वक्त वो रिवाइज नहीं करवाऊंगी। वंस वी आर डन विद द थर्ड, मतलब जो हमारा थर्ड यूनिट है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें ये सारे पॉइंट्स अपने आप एक ही साथ सारे के सारे कवर हो जाएंगे। इन फीचर्स इटसेल्फ ये सारी चीजें फीचर्स में कवर हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे हम लोगों ने यूटिलिटी चैप्टर में देखा है, जैसे हम लोगों ने कॉस्ट चैप्टर में देखा है, प्रोडक्शन चैप्टर में देखा है, वैसे ही रेवेन्यू भी देख रहे हैं। मतलब क्या, हमने क्या देखा था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज नहीं देखा था बट मैंने आपको समझाया था, तो वही था। उसके बाद हमने देखा था एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिर हमने देखा एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। अब हम देख रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। सब में सेम चीजें हैं, सबका बेस जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट व्हाट, टोटल रेवेन्यू की आप कहां से लेके आओगे टोटल रेवेन्यू, जितने भी गुड्स आप सेल करोगे, जिस भी प्राइस पे आप सेल कर रहे हो उससे आप टोटल रेवेन्यू लेके आ सकते हो। जैसे कि मैंने ये सेलफोन सेल किया है, या मेरे पास और एक दूसरा सेलफोन है और 3-4 है, तो मैं हर एक सेलफोन जो भी मैंने प्राइस पे बेचा है दैट इनटू क्वांटिटी। जैसे मैंने ये जो सेलफोन है, मैंने अज्यूम करो मैंने ये 10 पीस बेचे हैं और वो भी 10,000 से बेचे हैं, तो 10,000 इंटू 10 जो भी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट P इंटू Q। और टोटल रेवेन्यू जो हमेशा कैसे होगा, जितने भी आउटपुट आप सोल्ड करते जाओगे, मतलब जितना भी आप सेल करोगे उतना ही वो इंक्रीज होते जाएगा आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है। तो जितने ज्यादा आउटपुट आप सेल करोगे, इसीलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ हमेशा आपको दिखेगा टोटल रेवेन्यू का। उसके बाद आते हैं हम लोग एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट ऑन एन एवरेज आपको पर यूनिट सेल करने के बाद कितना पैसा मिला, इसीलिए टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी इज नथिंग बट योर एवरेज रेवेन्यू। नाउ इसी चीज को हम लोग आगे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवरेज टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट P इंटू Q अपॉन Q, दैट्स व्हाई हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज इज नथिंग बट जो ऑन एन एवरेज आपने पर यूनिट कितने, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करके कितना अर्न किया है। उसके बाद आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल के 2 तरीके से फॉर्मूले हमने यूटिलिटी में भी सीखा था। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सीखा था कि जो भी टोटल रेवेन्यू आपने नेक्स्ट यूनिट सेल करने के लिए डाला है दैट माइनस जो टोटल रेवेन्यू आपका पहले के यूनिट का है, मतलब टोटल रेवेन्यू जो आपने सेकंड यूनिट को सेल करके दिया है माइनस टोटल रेवेन्यू n-1 इज नथिंग बट 1 का। तो जो डिफरेंस है इन शॉर्ट दो टोटल रेवेन्यूज का, बट ये तब होगा जब आपके पास देयर इज ओनली 1 यूनिट का चेंज, मतलब 1 2 3 4 ये जो यूनिट्स है ये आपके पूरे लिंक में है, तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा है कि पहले यूनिट सेल करने के बाद का टोटल रेवेन्यू, थर्ड यूनिट सेल करने के बाद का टोटल रेवेन्यू, 7 यूनिट सेल करने के बाद का टोटल रेवेन्यू, देन आई नीड टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये जो चेंज होगा क्वांटिटी का, उससे आपको डिवाइड करना होगा जो भी टोटल रेवेन्यू का चेंज होगा उससे। तो इस तरीके से आप मार्जिनल रेवेन्यू भी ढूंढ सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने की वजह से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इसके बेसिस पे आपको एक चार्ट उन्होंने दिया है एंड कुछ इंटरप्रिटेशंस आगे दिए हुए हैं, और इन लोगों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो दिया है। ये चीज सिर्फ ध्यान से समझना है। जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो तो स्टार्टिंग में ये हमेशा इंक्रीजिंग है, देख रहे हो 10 18 24 ये इंक्रीजिंग है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहां पर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 हो जाता है, उस टाइम पे टोटल रेवेन्यू इज एट इट मैक्सिमम। ये सेम हमने यूटिलिटी में देखा था, सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, टोटल रेवेन्यू इज एट इट्स पीक। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजिंग है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट पे होता है। इसके बाद ये जब निगेटिव हो जाता है, इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इसी के बेसिस पे आप लोगों ने जो मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे कर्व्स ड्रॉ करे थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपके कर्व्स ड्रॉ होंगे, जहां पर आपका ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज निगेटिव या 0 से 0 को यानी कि एक्स एक्सिस को वो टच करता है। एंड इसके बाद और एक यहाँ पर एडिशन है कि ऑन एन एवरेज आपने कितना पर यूनिट को सेल करके अर्न किया है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो ये एवरेज रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो ये भी डिक्रीजिंग है, इतना उन्होंने बोला है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान से समझना। व्हाई? बिकॉज प्राइस कांट बी निगेटिव। या फिर आप क्वांटिटी सोल्ड निगेटिव नहीं बोल सकते, क्वांटिटी सोल्ड निगेटिव मतलब आप फ्री में बांट रहे हो, तो वो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है नहीं। तो एवरेज रेवेन्यू 0, निगेटिव
निगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान से समझना। इसके बाद जो हमने समझा था, ये ग्राफ्स आपको समझ में आ रहे होंगे। एवरेज रेवेन्यू विल स्टार्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, मार्जिनल रेवेन्यू का एंड एवरेज रेवेन्यू का भी, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो उससे कंपैरिजन से मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा फास्ट डिक्रीज होता है। ये ऑलरेडी हमने एक बार देखा था जब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उस टाइम पे। तो इट्स लाइक दिस ओनली, एंड ये सारी चीजें सेम है अभी भी यहाँ पर, यही उन्होंने यहाँ पर इस दो ग्राफ्स में अलग तरीके से बताया है। इसके अलावा ये परफेक्ट कंपटीशन का है, ये तो हम लोग तब देखेंगे इसको। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला दिया था, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो मैंने समझाया था आपको। डेरिवेशन के बेसिस पे ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के आपको एग्जाम में आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो सबसे पहला तो समझो, अगर आपका इलास्टिसिटी इज 1 इन द क्वेश्चन, ये दिया है इलास्टिसिटी 1 है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढो। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू में से एक कुछ ना कुछ तो दिया होगा, और इलास्टिसिटी मतलब 3 चीजें हैं जो आप, तीनों में से 2 चीजें आपको दी है, उसमें से या तो आपको इलास्टिसिटी दिया होगा या तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। लेकिन ध्यान से समझना, जब आपकी इलास्टिसिटी इज 1, जब आपका इलास्टिसिटी 1 होगा तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी 0। व्हाई? बिकॉज आपका एवरेज रेवेन्यू कुछ भी रहे, आप मल्टीप्लाई तो 0 से ही करोगे ना, 0/1 इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कुछ भी आए, आपका मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी 0 ओनली। तो ये हमेशा याद रखना, अगर इलास्टिसिटी 1 है, ये इंटरप्रिटेशन लिखे हुए होने चाहिए आपकी किताब में, होंगे ही जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो एवरेज रेवेन्यू जब भी आपका 1 होता है, इलास्टिसिटी इज 1 होता है, उस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज 0। अगर आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी निगेटिव। व्हाई? बिकॉज देखो, अगर आप यहाँ पर जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 डाल देते हो तो ये जो आपका न्यूमरेटर है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड अगर आपने जो लेस देन 1 वाला जो इलास्टिसिटी है, अगर आपने वो अमाउंट डाल दिया लाइक 0.5 वगैरह डाल दिया, तो 0.5 - 1, तो आपका न्यूमरेटर निगेटिव होना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी निगेटिव ही आएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट आपको कंपलसरी याद होने चाहिए। इसके बेसिस पे आपको कुछ इंटरप्रिटेशन थे। कौन से इंटरप्रिटेशंस आपको समझने हैं? 2 प्रिंसिपल्स हमने सीखे थे कि फर्म, ये तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो है ये आपका काइंड ऑफ अ कर्व जो है, ये ज्योग्राफिकल मेथड जब हम लोगों ने सीखा था, ज्योमेट्रिक मेथड जब आप लोगों ने सीखा था इलास्टिसिटी में, उस टाइम पे ही आप लोगों ने ये देखा था कि कब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, 0 कब होता है, इज इक्वल टू 1 कब होता है, ये आपका मिड पॉइंट है। ये सारी चीजें आप लोगों ने समझी थी उसी टाइम पे। तो टोटल रेवेन्यू आपका मिड पॉइंट से कैसे होता है, मिड पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन हमने देखे थे। अब 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से सबसे पहला है, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस्ड एट ऑल इफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को मैंने एक सम दिया था, एंड उस सम के बेसिस पे हमने ये सारी चीजें समझी थी। उसमें हुआ ये था कि इस पे बेसिस पे आपको ये समझना है, इंटरप्रिटेशन आपका, कि जो भी आपका एवरेज रेवेन्यू है, जो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, जो भी आपका एवरेज रेवेन्यू है वो हमेशा, अगर वो एवरेज रेवेन्यू जो है वो आपका टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, दैट मीन्स आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हो, राइट? दैट मीन्स आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अगर ऐसा होता है आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड अगर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स आप लॉस करते हो। ये इसके इंटरप्रिटेशन थे। नॉर्मल प्रॉफिट की जो हम बात कर रहे हैं, या इसमें हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट देखे थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट का देखा था और एक इकोनॉमिक प्रॉफिट का देखा था। तो हम लोग ये जो भी बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो डिफरेंस है उसकी वजह से कर रहे हैं, कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी कंसिडर करता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि आपको यहाँ पर जो है, ये भले ही रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज इक्वल, बट वी आर कंसिडरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो, मतलब ही आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट जरूर है, भले ही आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसे यहीं पर हमने दिखा था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होगा वो आपका हमेशा 0 होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट भले ही 0 है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका
होना है, जो कि नॉर्मल होगा। अगर आपका एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक प्रॉफिट तो है ही है, प्लस अकाउंटिंग का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एंड अगर लेस देन है तो लॉस हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो ये आपको समझना है। वाई? बिकॉज अगर आप लोग आपके वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको आपके बिजनेस को क्या करना चाहिए? शट डाउन करना चाहिए। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, यानी कि लॉस जब होता है लॉजिकली कोई भी अपना बिजनेस बंद करेगा। दूसरा, जब भी आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जब भी आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर एंड मोर आउटपुट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तभी जाके आप लोग क्या कर सकते हो? एक्सपांड कर सकते हो एंड आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पर वही चीजें लिखी है कि यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम था, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा था, लेकिन ये ध्यान से समझो यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था लेकिन हाईएस्ट पे नहीं थे। इसके बाद एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आया था जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके बाद अगर आप भी अगर आप सेल करते हो या प्रोडक्शन करते हो तो आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ये जो है प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो ये रेंज आपको पॉसिबल, मतलब आप इस जोन में आप वर्क नहीं कर सकते। आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि कौन सा पॉइंट? जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, उस पॉइंट पे आपको आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट। इसके बाद मैंने आपको जो सेकंड यूनिट है पूरा का पूरा आपको एक चार्ट में डाल के दिया था, जिसमें हम लोगों ने जो चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई था, उन सारे जितने भी 12 कंडीशंस थे उसको एक चार्ट में डाल के मैंने आपको समझाया था। जिसमें सबसे पहला है, देखो, सिचुएशन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस में पहला है जहां पर आपका मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्या होगा? अगर मार्केट प्राइस है आपके, अगर आपका मार्केट प्राइस ज्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस से, इसका मतलब क्या है? मार्केट का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड अपने आप ही कम होना स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों का क्या होगा? अगर डिमांड कम होगा, सप्लाई उतना ही है, मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर डिमांड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, जहां पर डिमांड जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डिमांड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सप्लाई तो बहुत सारा है, डिमांड लोग कर नहीं रहे, सप्लाई काफी सारा है, तो आप लोगों के साथ क्या हो जाएगा? प्राइस भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वाई प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा? बिकॉज डिमांड लोग कर ही नहीं रहे। तो ऑब्वियस ही बात है सप्लायर को जो है प्राइस डिक्रीज करके जो डिमांड है वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसलिए प्राइस डिक्रीज होगा। इसके अलावा जो क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा? अब प्राइस डिक्रीज होता है तो एज अ कंज्यूमर आपको क्या होता है? डिस्काउंट लगा आप जाके बाय करना स्टार्ट करते हो, तो इसलिए क्वांटिटी जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी के बेसिस पे हमने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया था मार्केट से इक्विलिब्रियम प्राइस पे आने के बाद कैसे चेंजेस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट था, जहां पर मार्केट प्राइस कम है इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो फिर लॉजिकली समझो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम है, इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू योर मार्केट प्राइस। तो इन दैट सिचुएशन प्राइस के साथ क्या गेम होना है? डिमांड ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। हमारे एक्सपेक्टेशन, देखो इक्विलिब्रियम प्राइस से भी मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस है कि यार ये जो पर्टिकुलर चीज है ये 12 रुपए में बेचनी चाहिए और आपको वो 5 रुपए में ही मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे ही डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सप्लाई उतना इकोनॉमी में नहीं है, जिसकी वजह से प्राइसेस अगेन बढ़ेंगे, एंड फिर प्राइसेस बढ़ेंगे तो अगेन डिमांड कम हो जाएगा। आपको वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, तो डिमांड कम होना है एंड सप्लाई बढ़ेगा, मतलब वो इक्वेट कर देंगे एक दूसरे को। तो इसी के बेसिस पे अगला हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था। इसके बाद अगर इंक्रीज इन डिमांड होता है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे चेंज होता है वो देखना है आपको। ये जो है ये आपका ओरिजिनल था, ये कौन सा था? ये आपका ओरिजिनल था। अभी आप लोगों ने क्या किया? ओरिजिनल से आप लोग चेंज कर रहे हैं एंड आप लोग क्या करोगे? आप लोग शिफ्ट हो जाओगे, ओरिजिनल से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड है। अब इंक्रीज इन डिमांड है, इसका मतलब क्या होना स्टार्ट होगा? इंक्रीज डिमांड तो बहुत सारा है, सप्लाई अभी भी सेम है, तो फिर प्राइसेस का बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? प्राइसेस तो बढ़ेंगे लेकिन आपका सप्लाई सेम जगह पे है, तो आपका क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, आई एम सेइंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा। इसके बाद डिक्रीज इन डिमांड है, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाता है तो प्राइस भी कम होगा, ये पूरा उसका रिवर्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज इन सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई ज्यादा होंगे, सप्लाई ज्यादा होगा इकोनॉमी में, डिमांड तो उतना ही है, तो प्राइसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइसेस नीचे गिरेंगे। एंड जैसे इक्विलिब्रियम प्राइसेस नीचे गिरेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजों का आपने रट्टा नहीं मारना है, मैंने आपको लॉजिकली समझाया था, आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपने क्या करना है?
एक्स वाई आपको जो आपका कर्व है वो ड्रॉ करो, एक्स वाई आप लोगों का डिमांड मतलब एक्स वाई एंड डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आपने ड्रॉ करना है। इसके बाद आपने ये देखना है कि क्या हुआ है, अभी सप्लाई में चेंज हुआ है तो सिर्फ सप्लाई को, ये तो आपका इक्विलिब्रियम है, अब सिर्फ सप्लाई कर्व को आपको समझना है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है आपको बस ये, बट हाँ ये समझना है कि इंक्रीज कौन से साइड पे और डिक्रीज कौन से साइड पे। अभी इतने आप बच्चे नहीं रहे कि आपको ये समझाया जाएगा, बट यस सप्लाई इंक्रीज होना मतलब इस तरफ आ गया, तो आपका जो भी इंटरप्रिटेशन आएगा वो अपने आप आपको मिलेगा। आप ये पूरे चार्ट का रट्टा नहीं मारेंगे, बस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद डिक्रीज इन सप्लाई है, डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या हुआ, आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका कर्व, राइट, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रे, इस तरफ ये जो है ये आपका प्राइस एंड ये क्वांटिटी बनेगा, इसका मतलब क्वांटिटी डिक्रीज हुआ एंड प्राइस इंक्रीज हुआ। अब ये जो दोनों है इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई दोनों सेम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्राइस है वो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो आउटपुट है जो क्वांटिटी है वो जरूर बदलेगा। प्राइस तो सेम रहेगा ना, क्योंकि आपका डिमांड सप्लाई दोनों सेम बराबर चेंज हो रहा है। तो यही मैंने आपको समझा, ये ब्लू जो है वो ओरिजिनल है, आपका रेड बस चेंज हो रहा है। आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है कि कैसे होगा। अगर मैं ये जो है इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी वाला है तो उसको ड्रॉ करते हैं। देखो इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई है, तो पहले सबसे पहले तो आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको सबसे पहले तो ये ड्रॉ करना है डिमांड एंड सप्लाई। अभी हो क्या रहा है, कौन सा ज्यादा है, इंक्रीज इन डिमांड भी हुआ है एंड इंक्रीज इन सप्लाई भी हुआ है। तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो आपका ये पहले जो था ये इक्विलिब्रियम प्राइस था एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था। अब क्या हो जाएगा रे, अब ये जो अपने इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एंड आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है और आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको समझ जाएगा कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हुआ एंड प्राइस भी इंक्रीज हुआ, वही इंटरप्रिटेशन है, राइट। तो ये आपको रट्टा नहीं मारना। इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट इसमें क्या होगा, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होता है तब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होता है, क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, जो क्वांटिटी है बस वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये आप लोग खुद, ये आपका होमवर्क होगा कि ये दोनों अभी आप लोग खुद इंटरप्रिटेशन आपको आता है, आप लोग बस ड्रॉ करना है एंड आपको आंसर्स ढूंढने हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान से समझो, अगर एग्जाम में ऐसा है कि दोनों चेंज हुआ है लेकिन डिमांड कितना चेंज हुआ है और सप्लाई कितना चेंज हुआ है एंड कौन सा ज्यादा हुआ है, डिमांड या सप्लाई का चेंज, ये आपको बताया नहीं है तो अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज हो जाते हैं तो उस टाइम पे सीधी सी बात है, आप लोग को मैंने दिखाया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है एंड जो प्राइस है वो सेम भी रह सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो जाते हैं तो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो डिक्रीज होनी ही है एंड जो प्राइस होगा वो सेम रहेगा, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट ये तब लगाना लॉजिक जब आपको ये नहीं बताया कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज है या डिक्रीज है या सप्लाई ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज है, तब जाके ये आपको चार्ट काम में आएगा। ये पूरा जितना भी चैप्टर है, जो पूरा यूनिट है सेकेंड, ये आपको इस पर्टिकुलर नोट्स के थ्रू आपको 3-4 पेजेस में मैंने समझाया था एक टेबल के थ्रू, और अगर किसी को चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर टेबल का ये जो नोट्स है इसका लिंक। तो इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट खत्म होता है। अगला जो यूनिट होगा उसका रिवीजन आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, जो थर्ड यूनिट है, और वो ध्यान से देखना। आई एम ट्राइंग कि 25 मिनट्स टू मैक्स हाफ एन आवर में आपका पूरा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाए। सो कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।